हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा होगा कि सीटेट जो है उसमें मैंने कितना स्कोर किया, यानी कि अपना जो स्कोर कार्ड है आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है सीटेट को क्रैक किया है और इसके साथ एक और चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने जो है फर्स्ट ईयर यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में ही जो है सीटेट को क्लियर कर लिया है। यानी कि आप सभी समझ सकते हैं जो चीज़ मैंने फॉलो की है वो बिल्कुल एकदम जो परफेक्ट कह सकते हैं ना वो चीज़ है वो। यानी कि जिस भी चीज़ को मैंने अपनाया है ना वो बिल्कुल सही अपनाया है। और कई चीज़ ऐसे होती है कि लाखों बच्चे लाखों स्टूडेंट्स जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो फिल करते हैं, फिर भी जो है वो पीछे रह जाते हैं और वो जो है कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां मैंने अपने टाइम पर जो है यानी कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तभी मैंने वो गलतियां कर ली और उसी चीज़ को मैंने जो है सुधार लिया और वही गलतियां मैंने जो है सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं की। और वही सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। यानी कि किस तरीके से मैंने सीटेट क्लियर किया है। और इसके साथ साथ एक दिक्कत क्या होती है, जैसे कि आप सभी डरते हैं, कोई कोई फर्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाला है अपना सीटेट का उसे ये डर लगता है कि सीटेट जो है ऑनलाइन हो गया। यानी कि पहले होता था वो ऑफलाइन होता था, हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, हम उसमें आंसर टिक करते थे और उसके बाद हम जो है अपनी जो आंसर जो फिल करने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं उसमें जो बॉक्स है उसको फिल करते थे। ऐसे वाला मैंने एग्जाम अगर सही कहूँ तो आज तक मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मेरे टाइम तक आते आते जो मैं सीटेट का एग्जाम देने वाली थी ना वो भी जो है वो ऑनलाइन मोड में हो गया। और जैसे मुझे पता चला कि ऑनलाइन मोड है, सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा कि चलो भाई सीबीटी है यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। फिर क्या हो गया, यहाँ पर मेरे को ये हुआ कि मुझसे हो पाएगा क्या, मैं कंप्यूटर को जो अच्छे से जो हैंडल कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया था, है ना। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहती हूँ। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को मेरी मार्कशीट जो है वो शो हो जाएगी, जिसमें मेरे मार्क्स जो है आप सभी को शो होने वाले हैं। आप सभी देख सकते हैं सीडीपी में मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे पेपर 1 में, यानी कि और पेपर 2 में भी मेरे जो है आई थिंक 28 आए, क्योंकि मुझे अभी शो नहीं हो रहा है यहाँ पर और आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो सीडीपी की तैयारी की थी वो मैंने बिल्कुल ठीक की थी, है ना। मेरे ख्याल से पेपर 2 में 30 में से 30 है, पेपर 1 में मेरे 28 आए होंगे, क्योंकि पता है क्या हुआ, निपुण भारत को लेकर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और वो ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आज तक पढ़े नहीं थे। निपुण भारत का टॉपिक ही नहीं पढ़ा था मैंने। मैंने जितने प्रीवियस पेपर्स किए थे, जो भी चीज़ मैंने अपनाई थी, जो भी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, वो सारी की सारी उसमें जो भी चीज़ें थी ना, मैंने निपुण भारत का टॉपिक कहीं पर ऐड नहीं किया था। वो एकदम से न्यू टॉपिक मेरे सामने आया था, तो इस वजह से यहाँ पर मेरे 2 नंबर कट गए। बट मेरा पेपर 2 में जो है मैंने जो है टाइम मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, तो पेपर 2 के पहले मैंने निपुण भारत पढ़ा बैठकर, जहाँ पर हमारा जो सेंटर होता है उसके बाहर बैठकर, बट वो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 30 में से 30 नंबर है। तो इसका मतलब मैंने सीडीपी को लेकर जो भी चीज़ पढ़ी है, जहाँ से भी मैंने प्रिपेयर किया है, जहाँ से मैंने जो है अपना जो भी चीज़ देखी है, जो भी स्ट्रेटेजीज लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है। और मैं अगर सेटिस्फाई हूँ अपने हर मार्क्स से, क्योंकि जितनी मैंने तैयारी की थी 1 महीने के अंदर इतने मार्क्स लाना जो है सही है, मुझे ऐसा लगता है। जितनी मैंने तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा मिला है। अगर मैं अभी खुद कहूँ कि मैं दोबारा से अगर मैं देना चाहूँ सीटेट, क्योंकि मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कर लिया मैंने, बट कई ये बोल देते हैं आगे चलकर पॉलिसी चेंज हो गई, सीटेट पेपर 1 जो है जैसे कि जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो है वो वैलिड नहीं रहा, तो इसलिए मैं अपने उसके लिए मैं दोबारा दूंगी एग्जाम। बट मेरे को ये श्योरिटी हो गई है कि अब जो मैं भी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी वो मैं बिल्कुल सही अपनाऊंगी, और वही सारी चीज़ मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी सीटेट को लेकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। देखो मेन बात क्या है ना, मैंने देखा, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और उस नाम से हम इतना डर जाते हैं, हमारे हाथ जो पैर है ना वो फूल जाते हैं। एक दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि प्रीवियस पेपर्स की मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अगर मैं सही कहूँ तो मैंने प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस से अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया है। और मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूंगी,
प्लीज मैं हाथ जोड़कर आप सभी को सजेस्ट करूंगी, सीटेट निकालना है तो आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का जो है प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसे बताने के लिए कि इस यहाँ से करो प्रीवियस पेपर्स। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स खुद निकालने हैं, चाहे कोई बुक खरीदो चाहे कहीं से करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने खुद प्रीवियस ईयर पेपर्स किए और मेरे को ये लगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने के बाद मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ मेरा जो सीटेट में जो भी चीज़ें आ रही थी एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आए हैं। हाँ, मेरे शिफ्ट में एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो भी आए हैं, और जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी इसी चैनल पर। अपने नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, बस आप सभी का साथ चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, मैं वही स्ट्रैटेजी सब फॉलो करने वाली हूँ। अब देखो जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें क्या दिक्कत होती है, हम सुनते ही डर जाते हैं, भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा कैसे हैंडल करेंगे। एक दिन पहले मुझे ये हुआ, मैंने इतने प्रीवियस पेपर्स तो कर लिए हैं बट मैंने कभी कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम नहीं देखा, तो मेरे हाथ पैर जो है फूलने लग गए, और मैंने जो है निकाल के देखा कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे दिया जाता है इस तरीके से, और मैंने खुद भी ट्राई करने की कोशिश की, बट उस टाइम पे मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं दिया। ठीक है, मेरे को ये लगा कि हो गया तो ठीक है, अब नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑप्शन था ना, बट बहुतों के पास ऑप्शन नहीं होता है। उन सबको मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप सभी एक दिन पहले नहीं, आपको एक हफ्ते पहले जो सीटेट की साइट पर जो है ना एक हम कह सकते हैं कि हमें जो है दिया जाता है सैम्पल पेपर के तौर पर, उसे सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। बस कंप्यूटर में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, माउस ही तो चलाना होता है वहाँ पर जाकर जो, और बिल्कुल हेल्पफुल रहता है सेंटर जो भी होता है, उन सबको ये पता होता है। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्जाम देने आए और वो हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है और एक चीज़ मुझे लगती है, जब मैं छोटी थी अपने स्कूल में मेरे होते थे एग्ज़ाम्स, और उसमें जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, तो उसमें जो है ना उस सर्कल में जो है मार्क करना होता था, उसमें टाइम वेस्ट लगता था, मुझे इतना मार्क करना पड़ता था कि टाइम ही कम रह जाता था। बट अब जब से सीबीटी हो चुका है ना मोड पे, एक इसका बेनिफिट ये कह सकती हूँ मैं कि इसमें हमें जो है आंसर क्लिक किया और हो गया सब कुछ, तो ये चीज़ इसकी परफेक्ट है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि आप जो है अपना पहले से प्रैक्टिस करके रखो, आपको बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ मेन है। अब बात की जाए और जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने कैसे कवर किया, मैं हमेशा बोलती हूँ मैंने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे ही देखे मैंने, सबसे पहले सिलेबस करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे तो उसके बाद मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट डाउन करे कहीं पर अपनी बुक वगैरह में, अपनी नोटबुक में, और वो मैंने आप सभी को शेयर भी किए हैं, जो सीडीपी को लेकर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यहाँ तक कि क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं ना, हमें टीचर से ज़्यादा ये पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जब आपको ये लगना स्टार्ट हो जाए ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझे आप सही राह पर जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने निकाल लिए, इसके बाद मैंने प्रैक्टिस की अपने उन टॉपिक्स कवर किए, मैंने उनके एमसीक्यूज किए, एमसीक्यूज के बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए। प्रीवियस ईयर पेपर्स करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं ये कह सकती हूँ, मैंने जो है कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते थे तो यूट्यूब जो है उसका भी मैंने जो है वीडियोस देखी है। अब मैंने कोई स्पेसिफिक चैनल चूज़ नहीं किया, गलती शायद ये भी हो सकती है मेरी, ना तो निपुण भारत का जो है मुझे पता होता है ना, कुछ चैनल्स ने बना भी दिया था, पर मैंने जो है कोई स्पेसिफिक चैनल चूज़ नहीं किया। और मैंने जो है मेरा जो पेपर 2 है एसएसटी के बारे में आपको बताऊंगी। पेपर 2 में देखो क्या होता है पैटर्न। पेपर 1 जो है उसमें सीडीपी आती है, मैथ आती है, आपकी ईवीएस आती है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज चूज करनी होती है। मैंने इंग्लिश और हिंदी ली थी, और पेपर 1 में मैंने हिंदी ली थी। इसका मुझे ये लगा कि भाई हिंदी ली, क्योंकि मेरे को इंग्लिश जो है मुझे थोड़ी वीक लगती थी अपनी, बट इंग्लिश में उस अकॉर्डिंग मेरे ठीक मार्क्स आ गए हैं, आप सभी ने देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर प्रीवियस पेपर्स कर लिए और पैराग्राफ जो आता है ना इंग्लिश में, वो अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, टाइम मेरे पास इतना था, मैंने पैराग्राफ जो है इतनी बार पढ़ा। क्यों टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस कर रखे थे जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो मैंने देखा और आंसर टिक किया। और मैंने एक पॉजिटिव माइंड लेकर चली कि सीडीपी के लिए मुझे पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत है। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे जो है इस तरीके से सोचना है कि बच्चा जो है किस चीज़ में बच्चा ये चाहेगा कि उसकी हेल्प हो, या फिर हमें जो है बच्चे को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। इस तरीके से कुछ बातें होती है, कुछ टैग्स होते हैं, टैग वर्ड होते हैं, वो भी हमें जो है ध्यान रखने होते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव माइंड रखो हमेशा। अब जो है मैथ्स को लेकर क्या हुआ, मैथ्स तो मेरा वीक था ही, तो मैथ्स में मैंने अपना जो है ध्यान स्टार्टिंग से नहीं दिया। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही कि मैंने मैथ्स में अपना ध्यान स्टार्टिंग से नहीं दिया। मेरे को जैसे जैसे सीटेट पास आ रहा है मुझे ये हुआ कि मैथ्स तो मैंने किया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैथ्स जो है, मैथ्स के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। अगर मैं सही में अगर अपना ऑनेस्ट अगर रिव्यू दूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं यही कहूँगी बार बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा था। मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले थे और मैंने वो प्रैक्टिस किए थे, उसके बाद ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आई थी। मेरे को ये नहीं था, मैंने सही बताऊँ ना, ऑफिशियल जो सिलेबस होता है ना सीटेट का, मैंने वो भी नहीं देखा था। बिल्कुल नहीं देखा था। और 15-20 दिन बीत चुके थे। फिर एक टेलीग्राम ग्रुप था, मैंने उसमें देखा कि मैं प्रीवियस पेपर सर्च कर रही थी, तो उसमें देखा कि सिलेबस अपलोड कर रखा है किसी ने। तो मैंने देखा, फिर मेरे को ये हुआ कि मैंने जो टॉपिक्स कर रखे हैं वो टॉपिक्स जो है इसमें ऑलरेडी कवर हो रहे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे मैंने जो प्रीवियस पेपर्स में देखे वो सीटेट के सिलेबस में भी नहीं थे। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस पेपर्स करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या, मैथ्स के लिए भी मैंने आपको बताया था, मैंने बेसिक लेवल से मैथ्स करना स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बच्चों के लेवल का मैथ करूँगी। बहुतों के मन में ऐसा होता है, शर्म नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। अगर हमने जब भी शर्म करनी स्टार्ट कर दी ना, हमने ये माइंड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो छोटे बच्चों के लेवल का कर रहे हैं मैथ्स, हम किस लेवल में है, इस तरीके से नहीं। पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अब मेरा मैथ वीक है तो मेरा कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, और मुझे पता था ये बात। और इसी वजह से मेरे एसएसटी जो है, एसएसटी में मेरे मार्क्स और भी आ सकते थे, बट क्या हुआ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में दिए, एक ही महीने में तैयारी की। सीडीपी मुझे नहीं आती थी इतनी, और सब कुछ मैंने किया, तो इस वजह से मेरा जो है वो एरिया भी जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट टाइम मेरा पूरा ट्राई होगा और भी अच्छे मार्क्स लाने का। तो आप सभी से भी मैं यही कहूंगी कि अगर प्रीवियस पेपर्स नहीं देखे तो प्रीवियस पेपर्स देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कहाँ तक आता है। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पर, उन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखो। अगर आपका सीटेट नहीं निकला ना, फिर आना मेरे पास, सीटेट पक्का निकलेगा उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो पैराग्राफ जो है ना उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से ठान ली थी, मेरी इंग्लिश वीक थी, बट मुझे ये पता था कि मैं जो हूँ इतना भी हार्ड नहीं आती है सीटेट की इंग्लिश, ऐसी ही आती है बस, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही इजी लेवल की आती है। मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत इजी लेवल की आती है सीटेट की। और मैंने जो है पैराग्राफ जो मैंने स्टार्टिंग में करने स्टार्ट किए थे ना, तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाते, और मेरा ये हुआ कि भाई अब तो कैसे होगा। तो फिर मेरा ये हुआ कि मैंने लगातार किया, मैंने उसको छोड़ा नहीं। कभी हार्ड वाला पैराग्राफ आ जाता था मेरे पास, तो कभी इजी वाला आ जाता था, तो मैंने लगातार की पैराग्राफ की प्रैक्टिस। कौन सी वाली की, मैंने PYQ वाले पैराग्राफ्स लिए, ठीक है, पर वो रिपीट नहीं होते नहीं, रिपीट नहीं हुए मेरे में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश जो है ना, उसमें जो पेडागोजी आती है वो एक जैसी आती है। सेम क्वेश्चन भी एज इट इज जो है इंग्लिश मीडियम में जो है इंग्लिश का बनाकर दे देते हैं। ये चीज़ मैंने देखी थी, और ऐसी चीज़ मेरे साथ भी हुई। और कई बार ये चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिट जो है इसमें ये हो जाता है, हिंदी में मैंने दूसरा आंसर लगा दिया था। तो फिर क्या हुआ, मेरे को जब इंग्लिश का जो वो क्वेश्चन आया ना, तो मेरे को ये लगा भाई इसका आंसर तो मैंने इंग्लिश में मुझे अच्छे समझ में आ गया, तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। मैं फिर से हिंदी वाले क्वेश्चन पे गई और उसका आंसर चेंज किया। इस तरीके से भी हो जाता है कई बार। और आप जो है ना क्वेश्चन जब कर लेना, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम में कि आप दोबारा से रीचेकिंग करने तक का आपके पास टाइम, आधा घंटा आपके पास लेफ्ट हो, यानी कि बचा हुआ रहे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन जो है क्या सही आंसर अटेम्प्ट हुए या नहीं। पता है क्या होता है, सीबीटी में एक गलती ये मुझे नजर आती है सीबीटी की, कि जो भी आंसर्स है ना हम लगा देते हैं, कई बार वो शो ही नहीं करते कि हमने लगा रखी है। ये मेन गलती लगती है। अगर मुझसे सीटेट वाले आके पूछे ना भाई कौन सी चीज़ें गलत लग रही है, क्या चीज़ सुधारनी चाहिए, तो ये चीज़ सुधारनी चाहिए उन्हें। और इसी वजह से मैं आंसर लगा देती कई बार, और वो शो ही नहीं होता आंसर लगा रखा है। फिर मेरे को लगा कहीं ये हैंग वैंग तो नहीं हो गया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैम ऐसे इसी तरीके से हो रहा है ये। तो अब भाई क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे एक चीज़ इसकी ये ठीक लगी कि अगर हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता ना, और हम किसी आंसर पर मार्क कर देते ना, वही परमानेंट हो जाता आंसर, है ना, उसे चेंज नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है, मैं कितनी बार भी चेंज करूँ। मैं सही बताऊँ, मैं 2 बार ही मैंने पढ़ा था अपना जो पूरा था, उसको 2 बार ही पढ़ा, इतना टाइम बच गया था। बहुत टाइम होता है, और बल्कि काटना मुश्किल हो जाता है जब पूरे के पूरे आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं।
तो आपके अंदर भी यही होना चाहिए कि आप एक बार, कम से कम एक बार अपना जो पूरा है उसे चेक कर लें। और ये स्पीड कैसे मेरी बढ़ी? स्पीड मेरी इसी तरीके से बढ़ी जब मैंने PYQ किए, और मैंने जो है ना पूरे 2.5 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसी को घर में बैठ के करना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं था कि मैंने कोई लैपटॉप वगैरह में करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने कहा, मैंने लैपटॉप यूज़ नहीं किया था, मैंने लैपटॉप में नहीं किया। मैं फ़ोन में ही निकालती थी आंसर, अपने हाथ में कह रही हूँ, अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करती थी और उसी में नोट डाउन कर लेती थी, मैच करती थी बस। बस फ़र्क क्या होता है, हमें जो है वहाँ पर शीट दी जाती है आंसर्स निकालने के लिए, बट वहाँ पर आंसर मार्क करने पड़ते हैं हमें कंप्यूटर में, इतना फ़र्क होता है। तो आपको अगर करना है अच्छे तरीके से, हिंदी और इंग्लिश पर मैंने जिस तरीके से ध्यान दिया, पैराग्राफ करने इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से पैराग्राफ नहीं होते हैं तो पेडागोजी करो, कम से कम 15 नंबर लेकर आओ, ठीक है। और अगर पेपर 2 की बात करूँ तो उसमें जो है 60 नंबर की मेरी SST थी, बाकी तो एज इट इज रहता है सबका। साइंस मैथ जिसके पास होती है 30-30 नंबर में बच जाता है वो, ठीक है। और इसमें जो है आपको क्या करना है, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप SST बैकग्राउंड से आए हो, आपको ध्यान रखना है, आपको NCERT बुक करनी है। कब से लेकर कब तक की? 6 to 8 की NCERT बुक करनी है। जब जो 6 to 8 की NCERT बुक कर लोगे ना, और ओनली करनी नहीं है, ऐसा था मैंने 7th की जो NCERT बुक है ना SST की, वो की थी। फिर भी मेरे को लगा 7th क्लास के जो क्वेश्चन आए थे ना हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री की बुक में से, वो मुझे इतने नहीं आ रहे थे। तो मेरे को यहाँ पर ये गलती लगी, जो मैंने PYQ किए थे उसमें 7th क्लास के इतने टॉपिक्स नहीं आए हुए थे, तो मुझे भी ये लगा कि मेरे एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो आपको जो है सारे के सारे करने चाहिए PYQ, कम से कम पूरे 1 साल के। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो इससे पिछले साल के मैंने जो है कुछ ही करे थे, पूरे के पूरे नहीं किए थे, आधे किए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि एक दिन में हम देख सकते हैं कितने टाइम तक चलता है, 1 महीने तक चलता है, तो सारे के सारे अरेंज नहीं हो पाए थे मुझसे। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो कम से कम आप 1 साल का या 2 साल के PYQ कर लो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद आपको MCQs करने इंपॉर्टेंट है। जो गलती मैंने की है ना वो आपको नहीं दोहरानी है। और आप सभी अगर इसी तरीके की और भी मेरे से जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी चीज़ मैंने फॉलो की है, मेरे नोट से पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ जिसमें मैं 1 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, तो उनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और भी स्ट्रेटेजीज मैंने शेयर की है, उनको अपनाना, बिल्कुल अपनाना है आपको, ठीक है। और अब की बार सीटेड करके दिखाना है। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, और आप सीटेड निकालेंगे पक्का, मन में विश्वास रखो, सब कुछ होगा। अगर हम जो सोचते हैं वो हम कर भी सकते हैं, तो सोचने की देरी है, मन बनाने की देरी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।